हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर। परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। अब हम एक नया लेक्चर आज इकोनॉमिक्स में अगला पढ़ेंगे। यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में जिसे बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। यूएनओ का जो इतिहास है वो यह है कि प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? 1914 से 1918। तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई थी, जिसका यह उद्देश्य था कि विश्व को दूसरे विश्व युद्ध से क्या करना है? बचाना है। किंतु इसके बावजूद सन 1939 से सन 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हो गया, अर्थात लीग ऑफ जो नेशन थी वो अपने उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाई और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। तो लीग ऑफ नेशन के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसका उद्देश्य विश्व को तीसरे विश्व युद्ध से क्या करना है? बचाना है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की क्या करना है? व्यवस्था करना है और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से क्या करना है? बचाना है। इसके अलावा यह विश्व के जितनी भी समस्याएं होती हैं, जो आर्थिक समस्याएं होती हैं या सामरिक समस्याएं होती हैं या सामाजिक समस्याएं होती है या न्यायिक समस्या होती है, उनको हल करने में भी क्या करता है? यूएनओ महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है? निभाता है। प्रारंभ में जब स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, तो उस समय इसके 51 देश सदस्य हुआ करते थे, जिसमें भारत भी क्या था? सम्मिलित था। 51वां देश इसका था पोलैंड। जो याद रखना है आपको कि इसका 51वां देश कौन सा था? पोलैंड था। और भारत इसके संस्थापक राष्ट्रों में था। इसकी स्थापना का जो श्रेय है, यूएनओ की स्थापना का जो श्रेय है, अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को दिया जाता है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को यूएनओ की स्थापना का क्या दिया जाता है? श्रेय दिया जाता है। अर्थात यूएनओ की स्थापना जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट के प्रयासों से हुई थी और दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से क्या करना था? बचाना था। इसीलिए जिस दिन स्थापना हुई 24 अक्टूबर को, तो 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस के रूप में क्या किया जाता है? आज भी मनाया जाता है। तो ये तो इसका क्या हो गया? इतिहास हो गया यूएनओ का। अब यूएनओ के 6 भाग होते हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, सामाजिक आर्थिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसको हम एक एक करके देखेंगे। इसके अलावा और 2-3 चीजें और छोटी मोटी चीजें हैं कि वर्तमान में यूएनओ में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में यूएनओ में 193 देश है। 193वां देश कौन सा है? तो वो है दक्षिण सूडान, जो है 193वां क्या है? देश है। इसकी कार्यालयिक भाषा कौन सी? कार्यालय में कौन सी भाषा इस्तेमाल की जाती है? तो अंग्रेजी व फ्रेंच जो है यूएनओ की क्या है? कार्यालयीन क्या है? इसकी भाषा है। इसके अलावा इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी है अंग्रेजी। ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी और अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, चीनी, अरबी और एक और लैंग्वेज होती है। तो 6 लैंग्वेज उसमें, अभी एक का नाम याद नहीं आ रहा। इस प्रकार 6 लैंग्वेज जो है आधिकारिक लैंग्वेज के रूप में क्या है? मान्यता इसको मिली हुई है। और 2 उसकी क्या है? अंग्रेजी व फ्रेंच जो है उसकी कार्यालयीन भाषा है। तो ये हो गई इसकी भाषाओं के बारे में हो गया। 193 देश हो गए। अंतिम सदस्य हो गया इसका दक्षिण सूडान हो गया। ये थोड़ी बहुत जो जानकारी है वो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछी जाती है। पहला महासचिव पूछा जाता है, तो वो इधर आके हम सचिवालय में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पहले अंग की, जनरल असेंबली बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? महासभा या जनरल असेंबली बोलते हैं। जो कि किसके समान कार्य करती है? जो कि संसद के समान काम करती है। अर्थात जितने भी नियम है वैश्विक लेवल पर यूएनओ के, वो इस महासभा के माध्यम से क्या होते हैं? पारित होते हैं। और प्रत्येक देश अपना एक प्रतिनिधि क्या करता है? महासभा में क्या करता है? भेजता है। और इसका सम्मेलन प्रत्येक वर्ष सितंबर माह से में क्या होता है? प्रारंभ होता है और दिसंबर तक जो है चलता है। अर्थात सितंबर से दिसंबर तक जनरल असेंबली क्या है? अस्तित्व में रहती है। और जितने भी प्रस्ताव है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जितने भी सदस्य राष्ट्रों के द्वारा जो प्रस्ताव आते हैं, इसी महासभा में क्या किए जाते हैं? पारित किए जाते हैं। इसके आधार पर क्या बनते हैं? अपने
नियम बनाए जाते हैं। तो ये हो गया आपकी महासभा या जनरल असेंबली। दूसरा है आपकी सुरक्षा परिषद, जो कि क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए इसके पास क्या होती है, एक शांति सेना होती है, शांति सेना होती है। अर्थात यूएनओ के सदस्य राष्ट्र के ऊपर यदि कोई दूसरा राष्ट्र क्या कर देता है, हमला कर देता है, और यदि दूसरा राष्ट्र यदि कमजोर है तो ऐसी स्थिति में यूएनओ क्या करता है, उसकी मदद करता है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करता है, कमजोर राष्ट्र की क्या करता है, सेना के माध्यम से क्या करता है, मदद करता है। अर्थात कोई भी देश बलपूर्वक किसी देश पर क्या नहीं कर सकता है, कब्जा नहीं कर सकता। उसकी रक्षा करने का दायित्व किसका है, यूएनओ की जो शांति सेना है वो क्या करती है, इसमें योगदान देती है। तो ये सुरक्षा परिषद में जो यूएनओ की जो शांति सेना है, इसमें सभी देश के क्या होते हैं, सैनिक हिस्सा लेते हैं। ये आपको इसमें याद रखना है। इसके अलावा होती है सुरक्षा परिषद, जिसमें 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं। इसमें एक तो है अमेरिका आपका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है जापान, फ्रांस और चाइना। तो 5 जो है आपके ये सुरक्षा परिषद के क्या है, 5 आपके ये है स्थायी सदस्य हैं। इसके अलावा 10 इसके अस्थायी सदस्य होते हैं जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जो कि 5-5 की संख्या में क्या होते हैं, चुने जाते हैं अल्टरनेट रूप से। हर वर्ष क्या होते हैं, हर वर्ष आपको 5 सदस्य हर वर्ष क्या होते जाते हैं, एक अल्टरनेट रूप से क्या होते जाते हैं, रिटायर्ड होते जाते हैं। तो ये 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 क्या है, इसके स्थायी सदस्य हैं। सुरक्षा परिषद में जब भी कोई मामला होता है, आता है सामरिक सुरक्षा से महत्व का, युद्ध संबंधी कोई बात आती है, तो ऐसी स्थिति में सभी सदस्यों के पास क्या होता है, वीटो पावर होता है। वीटो पावर का मतलब ये है, यदि एक राष्ट्र ने दूसरे राष्ट्र पर क्या कर दिया है, हमला कर दिया और वहां पे शांति सेना भेजी जाना है, तो वो प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। और उसमें 5 सदस्यों की क्या होना चाहिए, सहमति होना चाहिए। यदि एक भी सदस्य मना कर देता है तो शांति सेना नहीं भेजी जा सकती। तो अर्थात इन 5 सदस्यों को क्या मिलता है, वीटो शक्ति मिलती है। अर्थात वीटो शक्ति आवश्यक रूप से होती है। भले ही अस्थायी सदस्यों में कितने भी सदस्य मना कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थायी सदस्यों में 5 सदस्यों का समर्थन क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। तो सुरक्षा परिषद क्या हो गई, ये इसका महत्वपूर्ण काम हो गया। इसके अलावा होता है सचिवालय, जो कि क्या करता है, वर्ष भर चलता है। सचिवालय का काम क्या होता है, ये कार्यालय होता है वहां का यूएनओ का, जो कि वर्ष भर प्रशासनिक कार्यालय है, जिसकी गतिविधियां पूरे वर्ष भर चलती रहती है। और इसका जो प्रमुख होता है वो कहलाता है महासचिव। इसका प्रमुख कौन कहलाता है, महासचिव, जो कि 4 वर्ष के लिए क्या है, चुना जाता है। 4 वर्ष के लिए चुना जाता है। जैसे वर्तमान जो महासचिव है, जिनका नाम है एंटोनियो गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के हैं। जो पहले से महासचिव थे उनका नाम था टिग्वेली, जो कि कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। और ये जो है 8वें नंबर के एंटोनियो गुटारेस, 8वें या 9वें नंबर के हैं। इसको आप बुक में थोड़ा सा क्या कर लेना, वेरीफाई कर लेना। तो एंटोनियो गुटारेस जो कि वर्तमान में क्या है, महासचिव है, ये भी है, ध्यान रखना। इसके पूर्व में जो थे बॉन की मून क्या हुआ करते थे, महासचिव हुआ करते थे, जिन्होंने लगातार अपने 2 कार्यकाल 4-4 वर्ष के क्या किए थे, पूरे किए थे। तो ये आपको क्वेश्चन इसमें परीक्षा में से कई बार पूछा जाता है। सामाजिक और आर्थिक परिषद जो है वो क्या करती है, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए क्या करती है, काम करती है। सदस्य राष्ट्रों को यदि कोई भी आवश्यकता होती है सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, तो सामाजिक आर्थिक परिषद उसके लिए क्या करेगी, मदद करेगी। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो इसमें 54 सदस्य होते हैं, जो कि यूएनओ के 193 देशों में से ही क्या होते हैं, चुने जाते हैं। 54 सदस्य जो हैं एक बार चुन लिए जाएंगे, उसके बाद अगले 54 चुने जाएंगे, फिर अगले 54। इस तरीके से 193 सदस्य जो है 3-3 वर्ष के लिए क्या है, चुने जाते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। सामाजिक आर्थिक परिषद में सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। फिर अगला जो है इसका है ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यासी परिषद। इसका काम लगभग वर्तमान में क्या हो गया, खत्म हो गया। क्योंकि जब पूर्व में आज से 50 से 70 साल पहले उपनिवेश हुआ करते थे, उपनिवेश अर्थात अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, इन्होंने क्या किया था, विश्व के अधिकांश देशों पर क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। कब्जा करने के कारण क्या हो गया था, जैसे भारत पर किसका था, ब्रिटेन का कब्जा था। तो इसी स्थिति में हर देश में क्या हुआ करते थे, हर बड़े देशों के क्या होते थे, कुछ उपनिवेश हुआ करते थे। तो
जब उपनिवेशिक देश जब आजाद होता है, जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, तो उसके बाद हर देश आजाद होने के पश्चात एकदम से अपनी शासन व्यवस्था को नहीं चला सकता, क्योंकि जब तक उसका संविधान नहीं बन जाता है, जब तक वह शासन चलाने की स्थिति में नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ट्रस्टीशिप काउंसिल या न्यासी परिषद क्या करती है, उस देश की व्यवस्था को क्या करती है, संभालती है, जब तक कि वहां पर स्थायी संविधान उस देश में नहीं बन जाता। तो वर्तमान में देखा जाए तो इस तरीके के उपनिवेश अब लगभग समाप्त हो चुके हैं, इसलिए ट्रस्टीशिप काउंसिल का काम जो है लगभग अब समाप्त हो गया। यदि कोई देश किसी देश को यदि क्या करता है, आजाद करता है, तो जब तक उस देश का संविधान नहीं निर्मित होगा तो ट्रस्टीशिप काउंसिल के माध्यम से क्या होगा, उस देश की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। फिर आखिरी है इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है, पहली चीज ये याद रखना। और इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं जो कि 9 वर्ष के लिए क्या है, चुने जाते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वही मुद्दा आता है जब दोनों देश क्या होते हैं, आपसी सहमति यदि करते हैं किसी मुद्दे पर। यदि आपसी सहमति नहीं होती है तो मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नहीं जा सकता। जैसे अभी वर्तमान में सरबजीत सिंह को जो फांसी दी गई थी पाकिस्तान में, तो उसकी भारत ने क्या की थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसको क्या दी थी, चुनौती दी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने सरबजीत सिंह की फांसी पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। तो इस तरीके के मामले जो है जब दोनों राष्ट्र चाहते हैं तो वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या होते हैं, जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में एक दो बात और महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले भारत के पहले न्यायाधीश कौन थे, तो उनका भी नाम पूछा जाता है। डॉक्टर नगेंद्र सिंह जो थे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले भारत के पहले क्या थे, न्यायाधीश थे। वर्तमान में भी एक न्यायाधीश राजस्थान के कार्य कर रहे माननीय दलबीर सिंह भंडारी। दलबीर सिंह जो भंडारी हैं वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में क्या कर रहे हैं, लगातार उनका दूसरा कार्यकाल क्या हो गया है, शुरू हो गया है। 9 वर्ष पूरे करने के बाद दोबारा वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए क्या है, चुने गए हैं। तो इस प्रकार ये यूएन अति महत्वपूर्ण लेक्चर है। अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं हैं इकोनॉमिक्स में, उसका ये अति महत्वपूर्ण लेक्चर है जिसमें कई सवाल आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगला लेक्चर फिर कल इकोनॉमिक्स का लेकर आएंगे, जिसमें और कुछ जो संगठन छोटे मोटे बचे हुए हैं इकोनॉमी के, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बच्चों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद।